आज का सेशन इन 3 प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं, आप देख भी सकते हैं। पहला है, क्या आपको भी याद नहीं रहता है? दूसरा, क्या पढ़ने के बाद आप सब भूल जाते हैं? तीसरा, जल्दी याद क्यों नहीं होता है? और ये प्रश्न हो सकता है आप भी किसी न किसी से पूछते होंगे, या कई बार आप खुद ऐसा फील होते करते होंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो भूल जाते हैं। अर्थात एक स्टडी स्किल को लेकर एक क्वेश्चन है कि आप जो पढ़ते हैं, पढ़ते भी आप बहुत सारी चीजें हैं, वेरियस रिसोर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, मोबाइल्स में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और इन सारी चीज़ों के दौरान जब कभी भी आप पेपर देने जाते हैं, लिखने जाते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और जब जवाब देने की बारी आती है तो कई बार आप आंसर नहीं दे पाते, और फिर एक मन में प्रश्न आता है, और वो प्रश्न यही होते हैं कि मुझे पढ़ा हुआ था भूल गया। कई बार आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, आपको टीचर के द्वारा सब कुछ पढ़ाया जाता है, क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब टीचर आपसे कुछ चीजें पूछता है और वही चीजें जो आपको पढ़ाई गई हैं तो आपको याद नहीं रहता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा बार बार क्यों होता है और ये हमेशा क्यों होता है? इन सारी चीजों को जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो इसका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? क्योंकि आगे चल के आपके करियर डिफाइनिंग होते हैं। आप कई सारे कंपटीशन एग्जाम देते हैं और उन कंपटीशन एग्जाम में भी अगर यही हाल रहता है तो वहां पर आप कई सारे लोगों से पीछे हट, अर्थात आप बेरोजगार रह जाते हैं। और इस स्तर पे ना जाएं, इसके लिए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आप याद कैसे रह सकते हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से स्टडी करेंगे। आप लोग इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसे 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वहां पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूल समस्या क्या है, और उसके बाद उस समस्या के से निजात पाने के लिए, अर्थात वो सारी चीजें कि आपको याद कैसे रहेगा, मैक्सिमम चीजें आपको याद कैसे रहेंगी, लंबे समय तक चीजें कैसे याद रह सकती हैं, उसका आंसर क्या है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से यदि प्रोसेस को आपने सुन लिया है और इसको समझ लिया है तो आप आगे से जब आप इसे अप्लाई करेंगे, आज जो मैं बता रहा हूं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहा है। तो आई होप यहां पर ये आपके लिए हेल्प करेगा। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं समस्या क्या है। क्वेश्चन वही है, याद नहीं होता है ना? याद नहीं होता है, सब भूल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, यदि कोई समस्या है तो समस्या की जड़ क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है, रूट क्या है, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली चीजें यहां पर हो सकता है इन्हीं में से कुछ कारण आपके सामने भी आते हों। तो अगर आपको यह पता है कि आपको जो बीमारी है उस बीमारी का रीजन क्या है, तभी आप उस बीमारी के रीजंस को दूर करने के लिए सही दवाइयों का प्रयोग करेंगे और आप वहां पर अपनी समस्या से निजात पाएंगे। तो आइए समझते हैं ये जो मूल समस्या हमारे सामने खड़ी होती है, सब भूल जाने की, याद नहीं होता है या मैक्सिमम चीजें हमको याद नहीं रह जाती हैं, वो क्यों नहीं होती हैं। तो यहां पर देखिए इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला, एक स्टूडेंट अभ्यर्थी के दृष्टिकोण से सबसे पहले बात करते हैं तो आपके पढ़ने का तरीका मूल रूप से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तरीका क्या है, आप पढ़ते कैसे हैं? क्या आपका मूल फोकस सिर्फ रट्टा मारने पर होता है, अर्थात जो भी किताब में आप बस पढ़ रहे हैं और रट्टा मारने की चीजें बस ज्यादा से ज्यादा बस उसे पढ़ के रट्टा मार लेते हैं और चीजें याद हो गई तो अच्छी बात है, नहीं याद हुई तो भूल गए। अगर उसमें से हम कुछ चीजों को अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ पूछ लें, कुछ चीजों को कॉन्सेप्ट अगर हम पूछ लें तो आप शायद उसे ना बता पाए, कारण क्योंकि आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रखा है। कुछ एग्जांपल उसी से रिलेटेड अगर आपसे मैं बोल दूं कि अच्छा जो आपने बताया उसका एक एग्जांपल दीजिए, क्योंकि आपने एग्जांपल पढ़ा ही नहीं, आपने रट्टा मारा था, तो रट्टा मारने के कारण आप उसके एग्जांपल क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसे रिलेट नहीं कर पाते। तो रट्टे मारने वाली स्थिति जो है, क्योंकि आपको इतना सारा कुछ पढ़ना है कि आप फिर सब चीज का रट्टा नहीं मार सकते। तो प्रॉब्लम क्या है, एक रट्टा अगर मारने वाली सिचुएशन है, आपकी स्टडी का सिचुएशन आप लगातार ऐसे ही पढ़ते आए हैं, तो एक बड़ी समस्या है। दूसरा, अब इसमें कई चीजें आती हैं, आपने रट्टा मारने के चक्कर में ये सारी चीजें भी नहीं की होंगी। क्या? कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होगा, अर्थात जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ने गए तो आपने एनवायरनमेंट को समझा नहीं, एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोटोन क्या होते हैं, इनको अगर समझा नहीं, इनको सिर्फ रटा मार रहा है, तो वहां पर उससे रिलेटेड किसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया गया तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते, और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों की होती है। दूसरा, नो इमेजिनेशन, अर्थात कि आप कल्पना नहीं करते हैं किसी चीज की, आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं। नो विजुअलाइजेशन, अर्थात आप उसके दृश्यात्मक तौर पे विजुअलाइजेशन के, अर्थात वो चीज अगर ऐसी होगी तो यहाँ पे ऐसे से दिखेगा, और वो कब होगा, जब आपने चीजों को समझा होगा, जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तभी आप उसको विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जीव है, तो जीव को आपने सोचना होगा, जीव कौन से हैं, तो शेर चीता आपके दिमाग में वो इमेज बन जानी चाहिए, पेड़ पौधे हैं तो आपकी एक इमेज आपके सामने आ जानी चाहिए, तो उसको विजुअलाइज करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करके सोचिए कि वो चीजें क्या हो सकती हैं, वो कैसे दिखेंगे,
और जब आप विजुलाइज करते हैं तो वो चीजें क्या होती हैं, हमेशा आपको याद रहती हैं। तो विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन कई बार आपका खो जाता है। क्यों खो जाता है? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मारने में जुटे रहते हैं। तो रट्टा मारने में जुड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा, कभी भी आप एक ओरिजिनल थिंकर नहीं बन पाएंगे। ओरिजिनल थिंकर अर्थात जो नई चीजों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, खुद के नई चीजों के एग्जाम्पल क्रिएट करना, खुद को नए तरीके से उसे बता पाना। अगर आप खुद एक चीजों को पढ़ने के संदर्भ में गए, अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ा सा उसके समझ लेते हैं, तो समझने के बाद उसे आप अपने स्तर में ढाल लेते हैं और उसको एक नए तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसे कहते हैं ओरिजिनल थिंकिंग। अर्थात जब तक आपने चीजों को अपने स्तर पे ज्यादा क्रिएटिव नहीं हुए हैं, उसको अलग तरीके से पढ़ने की, उसको अच्छे समझ के पढ़ने की कोशिश नहीं की है, तो वो क्या होगा, ना तो आप ओरिजिनल थिंकर बनेंगे, ना उसे इमेजिनेशन कर पाएंगे, ना उसके एग्जाम्पल क्रिएट कर पाएंगे, ना उसके कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे। और जब आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर यही आएगा, आपको कुछ याद नहीं होगा और आप भूल जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों की नहीं है, इसमें प्रॉब्लम कुछ और भी चीजों की होती है। और चीज क्या है, एक तो हमारे अध्यापक और अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारा जो अध्यापक है या अभिभावक, मूल रूप से हम पढ़ने जब जाते हैं तो मूल रूप से अध्यापक है, और जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे अभिभावक भी कई बार ऐसा करते हैं, क्यूरियोसिटी किलर होते हैं। अर्थात कि हमें जब जानने की इच्छा, उत्सुकता होती है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब नई नई चीजें वो देखता है तो अपने माँ बाप से लगातार पूछता रहता है। तो कई बार माँ बाप झल्ला के कहते हैं, तुम जब देखो तब कुछ पूछते ही रहते हो, जाके पढ़ो या जाके खेलो। अर्थात जब आपके पास प्रश्न नहीं होते हैं तो आप उसकी उत्सुकता को डरा के, धमका के, कुछ करके आप उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो जो कोमल, जो स्वभाव का बच्चा होता है, जो उसके शुरुआती जो स्टेज होती है, वो भी धीरे धीरे जो उत्सुकता होती है उसके वो खत्म कर दी जाती है। तो अर्थात आप एक क्यूरियोसिटी क्लियर हो गए। अर्थात यदि बच्चे के अंदर कुछ जानने की इच्छा जब तक नहीं होगी, तब तक वो इस तरीके की चीजों को अप्लाई नहीं करेगा। और आपने उसको बिना कुछ समझाए बस उसको कहा कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और समझाया नहीं तो वो बाद में रट्टा मारने वाला बच्चा बचा। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रारंभिक दौर में कई बार माँ बाप होते हैं, और उसके साथ साथ जो टीचर होते हैं, जो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कि चलो माँ बाप ने अगर नहीं बताया, अगर टीचर से अगर उसने पूछा है तो टीचर उसको बताए। लेकिन नहीं, टीचर उल्टा हो सकता है, उससे 4-5 क्वेश्चन पूछते, या उसको डांट कर फटकार के बैठा दे, या कहे कि तुमको बस आप कुछ पढ़ना नहीं है, बस जब देखो तब क्वेश्चन करना होता है। तो जब भी आप इस तरीके की क्रियाविधियां अपनाते हैं तो बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी, जो क्षमता होती है, जो उत्सुकता होती है, कुछ जानने की जो इच्छा होती है, वो धीरे धीरे मर जाती है। तो यहां पर बेसिकली एक टीचर और अभिभावक को होना क्या चाहिए? क्यूरियोसिटी क्रिएटर होना चाहिए। अर्थात उसको और भी कुछ जानने की इच्छा उसके अंदर जागृत करनी चाहिए, ना कि वहां पे आपको क्यूरियोसिटी किलर बनना चाहिए। तो यहां पर अगर ये भी एक प्रॉब्लम रही, अर्थात आपकी यहां पर पढ़ने के दौरान ही, आपके छोटे से बड़े होने की स्थितियों के दौरान यदि इस तरीके की गतिविधियां आपके साथ हुई हैं, तो भी एक कारण होता है कि आप इस प्रोस्पेक्ट में नहीं आ पाते हैं, और इसलिए भी आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा एक रीजन और भी है, इन दो रीजन के अलावा तीसरा रीजन यहां पे होता है, जो हमारी शिक्षा पद्धति की भी अपनी कई सारी समस्याएं हैं। हम किस तरीके की शिक्षा ग्रहण करके आ रहे हैं, और उसका भी कारण होता है कि हम वैसे ही अभी भी पढ़ रहे होते हैं। और उसका कारण क्या है? पहली चीज, सिलेबस जो आपको दिए जाते हैं, जो पढ़ाया जाता है, वो अपग्रेड नहीं होता है। अगर आप बचपन में वहां पर अगर देखा जाए तो जो आपको किताबें, जो बुक्स और जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, हो सकता है वो अपग्रेड नहीं है, वो 90s की चीजें हैं, 2000 के टीचर के द्वारा यहां पर आपको 2021वीं सदी के बच्चे को अगर पढ़ाया जा रहा है, जो आपको 20वीं सदी के अगर अपग्रेड आपको टॉपिक्स हैं, और तो उनका आज के समय कोई यूज नहीं है। अर्थात अगर आपने अपग्रेडेशन नहीं कराई है, तो जो बच्चे ने प्रारंभिक दौर में पुरानी चीजों के पढ़ के आई है, जब वो बड़ा होता है, किसी प्रकार की परीक्षाओं में तैयारी कर रहा होता है, वहां पर उसे वो सारी चीजें पूछी जा रही है जो उसने कभी पढ़ी ही नहीं है। और इसके कारण भी क्या होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, और जब समझ में नहीं आता है तो फिर चीजें याद भी नहीं होती है। तो अर्थात यदि आपके शिक्षा पद्धति में इस तरह की गतिविधियां अपनाई गई, जो कि वहां पर न बिना अपग्रेड किए बहुत पुरानी चीजों को पढ़ाया गया, और वर्तमान समय में चीजें चेंज हो गई, और उसके बाद आप वहां पर एक अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो एक शिक्षा पद्धति की एक बड़ी समस्या कि सिलेबस का अपग्रेडेशन ना होना, उसके पैटर्न को चेंज ना करना, और वर्तमान की जरूरतों के अनुसार उसे अप्लाई ना करना भी हमारे लिए एक समस्या क्रिएट करती है। इसके अतिरिक्त एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की जो एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, अर्थात कि किसी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ाना या समझाना हो तो एक्सपेरिमेंट करके नहीं सिखाया जाता। जैसे कि साइंस की लैब को ध्यान रखिए, साइंस में अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया होता है, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने कोई भी चीज बनाई होती है, फिजिक्स की लैब में हो, या फिर आप केमिस्ट्री की लैब में हो, या बायो की लैब में हो, वो लैब में किए गए प्रयोग आपको याद रहते हैं, चाहे वो घटनावश हो कि यहाँ किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, या जो भी आपने केमिकल्स का प्रयोग करके चीजें बनाई होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट करके आप कोई सीखते हैं वो आपको हमेशा याद रहती है। लेकिन जो चीजें सिर्फ आपने बुक्स में पढ़ के देखी हैं, वो आपको चीजें क्या होती हैं, जैसे ही साल भर आगे निकलते हैं आपको भूल जाते हैं।
तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को हमारी शिक्षा पद्धति में शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ बुकिश नॉलेज और रट्टाफिकेशन को ही वहां पे प्राथमिकता दी जाती है। और इस कारण से भी हमें कोई भी चीज जब समझने, कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात आती है तो हम इसे समझ नहीं पाते। अगर वही कॉन्सेप्ट अगर बचपन में हमें एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू सिखाया जाता है तो वही अच्छा होता है। आज के इसके समय में चीजें चेंज हुई हैं, किंडरगार्टन पद्धति आई है, खेल खेल में सिखाने की पद्धति आई हैं, आपको व्यवहारिक तरीके से चीजों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो वहां पर जब इस तरीके की जो बच्चा पढ़ के आएगा वो आपसे कहीं ज्यादा सक्षम होगा, और ये एक प्रॉब्लम हमारी शिक्षा पद्धति में भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त नो एनकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, अर्थात बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उनको एनकरेज नहीं किया जाता है कुछ भी करने को लेकर, कुछ भी सीखने को लेकर, कुछ भी वहां पर उनकी सहायता इत्यादि नहीं की जाती है जब उन्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी। तो हमारी शिक्षा पद्धति में एक प्रॉब्लम ये भी है। लॉजिकल रीजनिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम है, तर्क वितर्क करना। बच्चे का तर्क वितर्क करना बहुत जरूरी है, लॉजिकल होना बहुत जरूरी है, उसका तार्किक तौर पे उसकी जो बौद्धिक क्षमता उसका विकास होना बहुत जरूरी है, और उसको उस तरीके से भी सिखाया जाना। कोई भी चीज पढ़ाया जाए तो वहां पे ऐसा है क्यों, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो वहां पे एक लॉजिकल रीजनिंग की जो पद्धति है वो भी वहां पर डेवलपमेंट नहीं की जाती है। और जब तक ये भी डेवलपमेंट नहीं है, ये भी आपको एक प्रॉब्लम है। और इन सभी के कारण क्या होता है, हमारी जो वैल्यूज हैं उसमें गिरावट आ रही है, और हमारे जो स्टूडेंट हैं जब आपको आगे के एग्जाम में जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, तो वहां पर फेलियर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, और सक्सेस के जो रेशियो है, जो वैल्यूज हैं, वो उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये मूल कारण है। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है ये सभी चीजें आपके लिए जिम्मेदार हो, और हो सकता है इनमें से कुछ चीजें जिम्मेदार हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो समस्या हो गई है, समस्याओं को अगर आपने समझ लिया, ये सारी समस्याएं हैं, अब इसमें से ये देखना है, हो सकता है ये सब चीज आपके लिए जिम्मेदार हो सकता है, इसमें से किसी एक पार्ट की जिम्मेदारी हो सकता है यहां पर आपको किसी दो पार्ट की जिम्मेदारी हो, लेकिन जो चीजें हो चुकी हैं हम अब उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब वापस से आप जाकर स्कूल में 4-5 में एडमिशन लेके फिर से पढ़ना तो शुरू नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो हमें एग्जाम देना है सर, अब ये सारी चीजें तो हम जाके नहीं कर सकते, तो बताइए हम कर क्या सकते हैं। तो बात भी सही है, आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल राइट है, और इसके बारे में ही चर्चा मूल रूप से हमें करनी भी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने पहले अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर समझा, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बिना सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आता है। अब आपको अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो आप सोल्यूशंस को भी अच्छे से समझ पाएंगे। सोल्यूशंस क्या है, इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके आगे की जो पढ़ाई होगी, यदि आपने उसमें इन्हें अप्लाई किया तो आपके सक्सेस का जो रेशियो होगा वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और आई होप आप इसे फॉलो जरूर करें, इसे सुन के इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का है, और सॉल्यूशंस यहां पर एक दो नहीं है, यहां 5 चीजें मैं बताऊंगा। इन 5 चीजों को अगर आप अप्लाई कर लें तो यहां पर आपके सक्सेस रेशियो, आपको याद जो नहीं होता है वो सब याद भी होगा, और यहां पर सब याद रहेगा, आप कभी नहीं बोलेंगे। और यहां पर ये सब चीजें करने के लिए सिर्फ 5 तरीके हैं आपको जो करना है, अब कुछ भी आप भूलेंगे नहीं, लेकिन इसके संदर्भ में आप इनको, इस प्रोसेस को धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करें। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में यह रखना है कि यहां पर आपको कुछ भी पढ़ने से पहले आपको शारीरिक रूप से पहले अपने आप को मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार करिए। इसका क्या मतलब कि मान लीजिए आपने मन बनाया कि मुझे जाके इतिहास पढ़ना है, मैं आज इतिहास पढ़ने जा रहा हूं, तो इतिहास पढ़ने से पहले जाके सीधे डेस्क बुक में बैठ के और सीधे बुक खोल के पढ़ना नहीं शुरू कर दें, बल्कि थोड़ा सा पहले, अर्थात पढ़ने जाना है मुझे 6 बजे, तो अपने आप को 5-10 मिनट 15 मिनट पहले से मानसिक रूप से तैयार करें, मुझे हिस्ट्री जाके पढ़नी है। जब आप हिस्ट्री जाके पढ़ने के लिए उत्सुकता क्रिएट करिए कि क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत आएंगी, उसके बाद कौन सी घटना आएगी, एक उत्सुकता अपने क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए कि क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत आएंगी। और क्योंकि जब आप 5-10 मिनट अपने आप को देंगे और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, अपने मेंटली आप उन सारी चीजों के बारे में पहले से चल रहा होगा, और जब आप वहां पे जाकर बैठेंगे तो वो क्यूरियोसिटी जो होगी आपको नई चीजें जानने, पढ़ने और समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। माइंड पहले से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मोस्टली आपके शुरुआती जो चरण होंगे वहां पे आप बहुत अच्छी चीजों को कैप्चर आउट कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहला स्टेज क्या है कि जाना है, पढ़ना है, ये नहीं सीधा कि 6 बजे पढ़ना है तो सीधे 6 बजे ही जाके आप बैठे और पूरा बुक्स पलटना शुरू किया और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। पढ़ने से जस्ट पहले 5-10 मिनट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना शुरू करिए कि मुझे ये सब्जेक्ट जाके पढ़ना है, और जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बारे में सोचना शुरू करिए, उससे आसपास की चीजों को, करंट को, कुछ भी जो आता है उसके बारे में सोचना शुरू करिए। ठीक है। दूसरा, पढ़ते समय एक चीज और ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि पढ़ते समय बस वो गए, बुक पे बैठे और बस पलट के वहां पर बस पढ़ रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेज पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं करना। पढ़ने के लिए आपको अपने चारों सेंसेस का यूज करना है।
ठीक है, कितने? अपने चारों सेंसेस का यूज करना है जब भी आप पढ़ने बैठते हैं। कौन कौन से? तो पढ़ते समय यहां पर क्या करना है? अपने चारों सेंसेस का प्रयोग करना है। पहला देखना, फिर उसके बाद उसे सुनना, फिर उसके बाद उसे लिखना, फिर उसके बाद उसे बोलना। क्या करना है? पहले देखना है, देखने के साथ साथ उसे हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है, उसको सुनिए भी। अगर कहीं वीडियो आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पे जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनिए भी। और तीसरा, सुनने के बाद उसे लिखिए भी, और लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़िए भी। तो क्या करना है? अपने चारों सेंसेस का प्रयोग करिए, निर्जीव बन के मत रहिए। वहां पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका कंसंट्रेशन जो लेवल होता है वो भंग हो जाता है यदि आपके एक या दो सेंसेस ही यूज हो रहे हैं। बाकी सेंसेस फिर आपके दिमाग में कुछ और चीजें लेकर आएंगे और उसके कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और उसके कारण ना तो फोकस रहेगा और जो आप पढ़ रहे होंगे वो भी आपको याद नहीं होगा। तो फोकस रहने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जिस चीज पढ़ोगे वो याद भी रहेगा, उसके लिए क्या करना है? अपने चारों सेंसेस का प्रयोग करना है। अर्थात कि ये स्टेज में कच करना है। जो भी पहले सबसे कहना है, जो चीजें हैं उसे देखिए, उसको सुनिए, उसको लिखिए और उसको बोलिए, बोल बोल के पढ़िए। और ये प्रयोग अगर आप करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा उससे जो पहले आपने किया होगा कंपैरिजन करके आप खुद देख लीजिए। तीसरा क्या आपका करना है? देखिए, पढ़ने के लिए कि आपको जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको पहले डिसाइड करिए। और ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना है कि पर्टिकुलर टॉपिक्स को जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं वहां से ये देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा, या तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड खुद के क्वेश्चन जनरेट करिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंट, तो वहां पर क्वेश्चन पूछे, इसमें पूछा क्या जा सकता है। एनवायरमेंट में एक चैप्टर लिया मैंने, वहां पे ले लिया मैंने पारिस्थितिकी तंत्र ले लिया। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या पूछेगा? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी अंतर्गत का संगठक क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, पारिस्थितिकी अंतर्गत जो आर्द्र भूमि होती है वो क्या होती है, आर्द्र भूमि के कितने स्थल हैं, इसका संरक्षण कौन करता है, ये क्वेश्चन बनेंगे। अब जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पहले से जनरेट हो जाएंगे तो आप जब इस क्वेश्चन का फिर उसी पैराग्राफ में आंसर ढूंढेंगे। तो माइंड क्या होता है ना, जब माइंड के दिमाग में जो पहले से प्रश्न घुस रहते हैं पहले से, तो वहां पे उन प्रश्नों का जैसे ही उत्तर उसे दिखता है माइंड बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाता है और तुरंत आप उसे अंडरलाइन करते हो, उसे वहां पे अच्छे से पढ़ते हो और वो चीजें आपको ध्यान में रहते हैं। जब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजों को हम पढ़ना और समझना शुरू करते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है और आपका दिमाग भी स्थिर रहता है और चीजों को वहां पे कैप्चर भी अच्छा करता है। तो क्या करना है, जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या करिए, उस टॉपिक और विषय से पहले क्या करना है, प्रश्न बनाना है। और प्रश्न बनाने के बाद फिर उसको पढ़ें और उसका उत्तर दें। अर्थात एक क्या करना है, एक प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर का तरीका डेवलप करना है पढ़ते समय और इसी को अप्लाई करना है जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। तीन चीजें हो गई, समझ में आ गया। और इसके बाद फिर चौथा तरीका है। अब यहां पर इस तरीकों को नाम दिया गया है SUWR, अर्थात कि सबसे पहले जो भी आप स्टडी अर्थात पढ़ रहे हैं, पहले का काम है पहले पढ़ना, पढ़ने के बाद क्या करना, उसे समझना कि कोई टॉपिक है तो वो क्या है। पर्यावरण हुआ, एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के अंतर्गत फिर मैंने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद अथा पर्यावरण के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन इस पर्यावरण का मूल स्वरूप कैसे, तो विजुअलाइज करिए अपने आप को, इमेजिनेशन करिए, ठीक है। इमेजिनेशन करिए कि पर्यावरण होगा, ये ऐसे ऐसे चीजें होंगे, तो उससे क्या होगा, आपको समझने में मदद मिलेगी। और जब आप अंडरस्टैंड कर लीजिए तो वहां पे क्या करिए, फिर उसको राइट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, जो भी आपने समझा है उसको अपने आप में लिखिए। अब राइटिंग का संदर्भ चीज ध्यान रखिएगा, कई बार आप गलती करते हैं कि जो चीजें बुक में लिखी हुई उसको सेम टू सेम लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसी गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो करना बंद कर दीजिए। सेम टू सेम नहीं लिखना होता है। उसके लिए करना क्या है, सेम टू सेम मत लिखिए, बल्कि उसकी जगह पे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसे अपने शब्दों में लिखिए। कैसे लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। राइटिंग के दौरान जो आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद जो आपने समझा, जो समझा है उसी को लिखना है, ना कि जो किताब में लिखा हुआ है उसको लिखना है, ठीक है। तो पहली बात, उसको पढ़ना है, स्टडी करनी है, स्टडी के बाद उसे अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड के बाद राइटिंग करिए और राइटिंग के दौरान जो आपने समझा अपने हिसाब से उसको लिखना है। सेम टू सेम बुक की नॉलेज नहीं लिखनी, क्योंकि बुकिश नॉलेज फिर आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने ये मेथड नहीं अपनाया। हमें जो चीजें अपने दिमाग में रखनी है वो है कॉन्सेप्ट की
अंडरस्टैंडिंग करनी है उसके लिए अपने शब्दों का प्रयोग करिए। जब आप अपने शब्दों का कोई प्रयोग करते हैं तो वो आपको अच्छे से याद भी रहता है कि आपने क्या लिखा है और किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है। और उसके बाद जो आपने लिखा है उसको फिर रिवीजन करिए। रिवीजन मस्ट है कोई भी, क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ना होता है, एक बार में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो क्लैरिटी मिली हुई है अगर आपने उसको 2-3 बार उसको रिवीजन कर लिया तो आपको हमेशा के लिए आपको लंबे समय तक याद रहेगी और उससे रिलेटेड आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पांचवा और अंतिम तरीका जिसे मैंने नाम दिया है यहाँ पे लिंकिंग एंड एसोसिएशन मेथड का प्रयोग आप याद रखने के लिए आवश्यक जरूर करें। इसमें क्या करना है, आपको अपनी जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको इमेजिनेशन करिए, उसकी स्टोरी बनाइए, उसको मैप में लिखिए, मैप में बनाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो वहां पर, और ये किस दौरान करना है, इस वाले मेथड के दौरान, जब आप किसी चीज को पढ़ के और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्रिएट करेंगे, लिंकिंग और एसोसिएशन मेथड था, किसी चीज को किसी अन्य चीज से जोड़ करके। अब जैसे कि हमें इंद्रधनुष को याद करना होता है, हमें पता है इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। अब इंद्रधनुष हमने पढ़ लिया, 7 कलर हमें समझ में आ गया कि हाँ 7 कलर ये कैसे बने, प्रिज्म का वहां पे स्वरूप हुआ, विकर्ण हुआ और उसके कारण ये 7 कलर आपको निकल के आते हैं। अब इन 7 कलर कौन कौन से होते हैं, कलर इनका क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अब इसको याद करने तो आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। जो रंग है, कलर है, नाम है, अब उनके लिए मैंने एक क्या कर लिया, एक एक्रोनिम क्रिएट कर लिया। एक्रोनिम जैसे कि विबग्योर को याद, ध्यान रखिए विबग्योर आप सबने पढ़ा होगा और आज तक याद रहता है। और इस विबग्योर का देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, आज तक आपको विबग्योर अगर दे दिया जाए और बोला जाए 7 कलर कौन से हैं तो आप सीधा कहोगे विबग्योर हैं। और विबग्योर के आधार पर आप उसको लिख करके उनके सारे नाम लिख दोगे और सारे सही होंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने पढ़ने का जो तरीका था ये बहुत अच्छा है, ये आपको रिजल्ट देकर जाता है और ये रिजल्ट ही मूल रूप से आपको चाहिए कि आपको हमेशा इसमें याद रहे। तो यहां पर क्या करना है, चौथे स्टेज के दौरान ही अपने 5वीं मेथड को इसमें अप्लाई करना है, लिंकिंग एसोसिएशन मेथड को, जिसमें चीजों को आप चाहे स्टोरी के थ्रू, एक्रोनिम्स के थ्रू, इमेज के थ्रू, मैप के थ्रू आप उसको किसी न किसी चीज से जोड़कर और उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करिए। वो चीजें आपको हमेशा याद रखें और यही सारी चीजें आपको क्या कर सकते हैं, राइटिंग के दौरान अपने में नोट कर लीजिए जो आपने बनाया है, क्योंकि ये चीज आपको हमेशा याद रहेगा और इसका आंसर भी देना आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये 5 चीजें यदि आप अपने पढ़ने के दौरान अप्लाई करने जा रहे हैं और आज से अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसके बाद आपको समय के बाद अभी की स्थिति और इसके बाद की स्थिति की तुलना करिएगा, आपका रिजल्ट जो होगा वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर बढ़ना शुरू होगा और आप जो चाहते हैं आपसे अचीव भी करेंगे। 5 तरीके एक बार फिर से मैं बता देता हूं। पहला, पढ़ने से पहले अपने आप को, पढ़ने जब आप जा रहे हैं तो वहां पे शारीरिक रूप से पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कीजिए। दूसरा, अपने चारों सेंसेस का प्रयोग करिए जिसमें देखना, सुनना, लिखना और बोलना शामिल है। तीसरा, जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसको क्वेश्चन आंसर करके पढ़ें, अर्थात क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी वहां से पढ़िए, नहीं आ रहा तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रश्नोत्तर का तरीका अपनाएं, तो पहले से प्रश्न क्रिएट करें फिर पढ़ने बैठे तो वहां पे क्या करें, पहले उसे पढ़िए, फिर उसको अंडरस्टैंड करिए, फिर राइट डाउन करिए और उसके बाद रिवीजन मस्ट है, लास्ट में रिवीजन उसका 2-3 बार जरूर करना है। राइटिंग के दौरान एक चीज को और ध्यान रखना है, राइटिंग के दौरान क्या करना है, सेम टू सेम नहीं लिखना है, उसको अपने कॉन्सेप्ट के पहले डेवलप करना है, समझना है और जो समझ में आता है उसी को अपने शब्दों में लिखना है। और 5वां जो होता है लिंकिंग और एसोसिएशन मेथड, अर्थात जब आप पढ़ने बैठे हैं तो वहां पर जब अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया आती है, समझना है, तो उसके लिए लिंकिंग और एसोसिएशन मेथड के थ्रू, किसी इमेज के थ्रू किसी उस टॉपिक को किसी इमेज से जोड़कर देखिए, या फिर उसके आप मैप में उसका कुछ बना लीजिए, या फिर उसको एक्रोनिम से आप क्रिएट कर लीजिए, जैसे विबग्योर के बारे में पढ़ना हुआ, या उसकी कोई स्टोरी क्रिएट कर लीजिए। और जब आप ऐसा कर पाएंगे और ये सारी चीजें आप पढ़ने के दौरान एक साथ करेंगे और इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप कर लेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा और आप जो चाह रहे हैं, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 100% श्योर होंगे। तो आई होप सो आप यहाँ पर ये चीज अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपसे आपकी जो सबसे बड़ी समस्या थी याद नहीं होता है वो आपको दूर हो जाएगी। तो इसको अप्लाई करिए और जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ साथ अगर रिजल्ट जब मिलता है तो जरूर इसके बारे में बताइए आपको कमेंट के माध्यम से कि हाँ इसको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितना आपको इसका फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड लक और अच्छे स्टडी करिए और अपने लक्ष्यों की ओर प्राप्त के संदर्भ में लगातार प्रयास करते रहिए। गुड लक।